हम लोगों का जो आज का टॉपिक है उसमें हम लोग बात कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की। और इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट में हमें ये समझना है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कि सिविल मामलों में हम सूट को इंस्टीट्यूट कैसे करते हैं, सूट को खड़ा कैसे करते हैं, सूट का फाउंडेशन किस तरीके से क्रिएट होता है, वो पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सूट कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कहते हैं, जो आप कहना है वो लेमन की लैंग्वेज में समझ सकते हैं। सो सीपीसी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, सिविल लॉ के प्रोविजन के अकॉर्डिंग सूट को एस्टैब्लिश करने का तरीका क्या है, प्रोविजन क्या है, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। देखिए, आपके सामने बिल्कुल क्लियर मेंशन किया हुआ है सेक्शन 26। सीपीसी सेक्शन की बात कर रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सेक्शन और ऑर्डर में क्या डिफरेंस है। सेक्शन 26 से लेकर के सेक्शन 35 बी और ऑर्डर 1 से लेकर के ऑर्डर 20। क्लियर। तो हम दो चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। पहला हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन, तो सेक्शन में हमें 26 से लेकर के 35 बी यानी 35 बी, और ऑर्डर में बात करें तो ऑर्डर्स 1 से लेकर के 20 यानी 1 to 20 और 26 to 35। ये वो पार्ट हैं जिसमें इस प्रोसीजर को डील किया गया है कि भाई सूट को इंस्टीट्यूट कैसे किया जाएगा। यानी इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट अगर आपको समझना है तो ऑर्डर 26 सॉरी सेक्शन 26 से 35 बी और ऑर्डर 1 से लेकर ऑर्डर 20 तक को आपको स्टडी करना पड़ेगा। अब इतना एकदम से नहीं करना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके हम लोग इसको समझेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम लोग ब्रेक करके फर्स्ट पार्ट में ले लिया ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 4, यानी ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 4 यानी 4। 1 2 का 4 ऐसे याद रख सकते हैं, 1 2 का 4। सो प्रोवाइड फॉर पार्टीज टू सूट, फ्रेम ऑफ सूट एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। 1 2 का 4 मतलब सबसे पहले क्या चाहिए, सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए पार्टी चाहिए। उसके बाद क्या करना होगा, सूट का फ्रेमिंग करना होगा, और उसके बाद क्या करना होगा, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट का प्रोविजन आएगा। तो पहले पार्टी चाहिए, फिर फ्रेमिंग का काम होगा, फिर इंस्टीट्यूशन। 1 2 4, 1 2 का 4। ओके। नाउ अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट निकलता है जो पहले हम लोगों को जरा जानना चाहिए। ये वो मुझे पहले से ही हम लोगों को शेयर करना चाहिए था। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, सूट 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 सूट, इसको दो चार बार रिपीट कीजिए। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, इंस्टीट्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट? इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट क्या होता है, ये क्वेश्चन आ रहा था। लेकिन अब इंस्टीट्यूशन का मतलब तो पता है, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म सूट? सूट किसको कहते हैं? देखिए, सूट का डेफिनेशन कहीं हमारे सीपीसी के अंदर कहीं भी कहीं प्रोविजन नहीं दिया हुआ है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म सूट? That suit, the term suit is taken to include all proceedings of a judicial or quasi judicial nature। सूट में हम क्या लेते हैं, सूट का मतलब प्रोसीडिंग्स से होता है। सूट का मतलब प्रोसीडिंग्स से होता है। वो कौन सी प्रक्रिया, कौन सी कार्यवाही? वो प्रक्रिया जो कि या तो जुडिशियल हो सकती है या वो क्वासी जुडिशियल नेचर होगी। लेकिन जुडिशियल होगी, चाहे क्वासी हो चाहे कंप्लीट जुडिशियल हो। In which the disputes of aggrieved parties are adjudicated before an impartial forum। बहुत क्लियर, ठीक है। Now the term suit is taken to include all proceeding, all proceedings। एकदम सिंपल है, एकदम आसान है। सूट का मतलब क्या हो गया, सूट का मतलब प्रोसीडिंग होती है, चाहे वो जुडिशियल प्रोसीडिंग हो चाहे वो क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग हो। तो जो जुडिशियल प्रोसीडिंग है या जो क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग है, उसमें हम अग्रीव्ड पार्टीज के डिस्प्यूट को एडजुडिकेट करते हैं, और वो भी इम्पार्शियल फोरम के सामने। इम्पार्शियल मतलब जो पक्षपात ना करे, उसके सामने। तो इसको सीधे शब्दों में कह दें, एक ऐसा इम्पार्शियल फोरम, एक ऐसा गैर पक्षपात की जो पक्षपात ना करे, एकदम साफ सुथरा, एक ऐसा इम्पार्शियल फोरम जो कि अग्रीव्ड पार्टीज के डिस्प्यूट को डिसाइड करता है, चाहे वो जुडिशियल अथॉरिटी हो, यानी सॉरी जुडिशियल नेचर का हो, या वो क्वाजी जुडिशियल नेचर का हो। उसको उसमें जो भी प्रोसीडिंग्स की जाती हैं, उन सारे प्रोसीडिंग्स को हम क्या कहते हैं, सिंपल भाषा में हम सूट कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, हम सूट कहते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, सूट के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं। सो देर आर 4 एसेंशियल्स ऑफ ए सूट। 4 चीज़ें चाहिए सूट के लिए। पहला है अपोजिंग पार्टीज, दूसरा है सब्जेक्ट मैटर इन डिस्प्यूट, तीसरा है जिसको हम बोलते हैं कॉज ऑफ एक्शन, और चौथा है रिलीफ। यानी 4 चीज़ें हो गई। फर्स्ट हो गया अपोजिंग पार्टी,
दूसरा है सब्जेक्ट, यानी पार्टी चाहिए। मैं केस फाइल करूंगा तो किस पे करूंगा, अपोजिट पार्टी चाहिए। सो दो पार्टीज एक तरीके से। उसके बाद क्या, सब्जेक्ट मैटर, दोनों पार्टी के बीच में झगड़े की विषय वस्तु क्या है, दैट इज सब्जेक्ट मैटर। तीसरा कॉज ऑफ एक्शन, कार्रवाई करने का कारण। और चौथा और आखिरी रिलीफ क्या चाहिए। वो चार चीजें यहाँ पर हम ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अब पार्टीज टू सूट की, यानी हम सूट का पार्टी कौन हो सकता है, किसको हम बना सकते हैं, किसको नहीं बना सकते हैं, वो पार्ट पहले समझना जरूरी है। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ऑर्डर वन की। क्यों ऑर्डर वन में मेंशन किया गया है कि सूट का पार्टी कौन कौन हो सकता है। इसको आप ऐसे याद रखिए, इंटरव्यू में पूछ देगा कि सूट का पार्टी कौन कौन हो सकता है, या हु कैन बी द पार्टीज टू सूट, who can or who may be the parties to suit. So order 1 clearly deals with the parties to a suit. Now see, सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आता है, हम लोगों को समझ में आता है कि भाई सिविल मैटर में दो पार्टीज तो होती ही होती हैं। एक होती है जिसको हम कहते हैं प्लेंटिफ, और दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं डिफेंडेंट। तो जो प्लेंट लेकर के आता है उसको हम सिंपल भाषा में कहते हैं प्लेंटिफ, और जो उस प्लेंट का जवाब देता है, रिप्लाई देता है, रिटन स्टेटमेंट देता है, उसको हम कहते हैं डिफेंडेंट। इसमें कोई डाउट, कोई शक नहीं है। क्लियर। अब आते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पर। अब ऑर्डर वन में रूल वन एक आता है प्रोविजन, वो बहुत साफ कहता है कि भाई प्लेंटिफ कौन कौन हो सकता है। चलिए मैंने सूट फाइल किया तो मैं तो चलो प्लेंटिफ हूं क्योंकि मैं अग्रीव्ड पर्सन हूं। प्लेंटिफ कौन हो सकता है, प्लेंटिफ वो पर्सन हो सकता है जो पीड़ित है, जो अग्रीव्ड है, जो दुखी है, वो प्लेंटिफ होगा। तो मैं प्लेंटिफ हो गया, ठीक। जिसके खिलाफ केस फाइल कर रहा हूं इसका मतलब वो व्यक्ति ने, उस व्यक्ति ने मुझे तकलीफ पहुंचाई है, ठीक। तो वो पर्सन क्या हो गया, डिफेंडेंट हो गया। नाउ अब मैं अकेला प्लेंटिफ हूं, हो सकता है कि मेरे साथ और 10 लोग होंगे ऐसे जो मेरी जैसे पीड़ित होंगे। तो भाई किन किन लोगों को मैं प्लेंटिफ बोल सकता, चलिए मैं एक पर्सन इंडिविजुअल हूं, क्या मेरी वाइफ प्लेंटिफ है मेरे मरने के बाद या मेरे जीवित रहते हुए? क्या मेरे बच्चे भी प्लेंटिफ हो जाएंगे मेरे जीवित रहते हुए या मेरे जाने के बाद? मेरे भाई बहन हो सकते हैं, मेरे पेरेंट्स हो सकते हैं, मेरे कोई जो चाचा फूफा मामा मौसा ताया, ये कोई हो सकता है या नहीं हो सकता है? ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि भैया प्लेंटिफ कौन कौन हो सकता है। एक तो ये क्वेश्चन है, तो उसका सीधा आंसर है प्लेंटिफ का मतलब हो जाता है जो पीड़ित पक्ष है, ठीक। अब यहां पर दूसरा पार्ट जरा समझिए, उसको कह रहे हैं हम ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिफ्स। इसमें देखिए साफ साफ का है, ऑल पर्सन्स मे बी ज्वाइंड इन वन सूट एज प्लेंटिव्स इफ द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। सो ऑल पर्सन्स मे बी ज्वाइंड इन वन सूट एज प्लेंटिव्स। तो हर एक व्यक्ति को, हर एक पर्सन को हम एक सूट में प्लेंटिफ के तौर पर ऐड कर सकते हैं यदि वो दो कंडीशंस कंप्लीट होते हैं तब। तो कौन कौन से वो दो कंडीशंस हैं जिसके आधार पर हम किसी भी व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को, ऑल पर्सन्स को प्लेंटिफ बना सकते हैं? मतलब मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं, जिस मोहल्ले में रहता हूं, जिस गली में रहता हूं, वहां का हर एक व्यक्ति मेरे लिए प्लेंटिफ हो जाएगा मेरे केस में। कब, कैसे, क्यों, कहां, व्हाट आर दोज कंडीशंस? कंडीशन नंबर 1 कहता है द राइट टू रिलीफ, फिर से रिपीट कर रहा हूं, द राइट टू रिलीफ एलिज्ड टू एग्जिस्ट इन ईच प्लेंटिफ अराइजेस आउट ऑफ द सेम एक्ट और ट्रांजेक्शन। मतलब क्या है राइट टू रिलीफ? राइट टू रिलीफ, व्हाट डू यू मीन बाय राइट टू रिलीफ? इसको समझिए, हर एक व्यक्ति, ऑल पर्सन्स प्लेंटिफ के तौर पर ऐड हो सकता है, ज्वाइंट हो सकता है यदि दो कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 राइट टू रिलीफ। तो भाई राइट टू रिलीफ क्या है? कहता है राइट टू रिलीफ एग्जिस्ट करता है हर एक प्लेंटिफ में, ईच प्लेंटिफ अराइजेज आउट ऑफ द सेम एक्ट और सेम ट्रांजैक्शन। क्लियर। सो राइट टू रिलीफ का मतलब हो गया कि भाई मेरे को क्या चाहिए, रिलीफ चाहिए, मैं दुखी हूं, मेरे को उसका सॉल्यूशन चाहिए। सो अगर मेरे जैसा, जैसे मैं दुखी हूं और जो मुझे सॉल्यूशन चाहिए, सपोज एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए मैं भूखा हूं, 2 दिनों का भूखा हूं या 3 दिनों का भूखा हूं या 1 दिन का ही भूखा हूं, तो मुझे क्या चाहिए, सॉल्यूशन क्या, व्हाट इज माय सॉल्यूशन? आई नीड फूड। मेरे पास कपड़े नहीं है, व्हाट आई नीड, व्हाट इज द सॉल्यूशन? मेरे को क्या चाहिए, कपड़े। तो क्या मेरे जैसे बाकी के लोग भी हैं जो भूखे हैं? तो मेरे जैसे जितने लोग भूखे हैं वो सब एक कतार में आ जाएंगे, और बाकी जितने लोग जिनका पेट भरा हुआ है वो एक कतार में रहेंगे, एक लाइन में, एक क्यू में रहेंगे। तो यहां पर क्या है, सब भूखे नंगे आ गए, मतलब जिनके पास नहीं है कुछ।
तो जिनको राइट, जिनके को क्या चाहिए, रिलीफ चाहिए, तो जिस किसी को भी रिलीफ चाहिए भैया लाइन में खड़े हो जाओ। तब तो भैया ऐसे सोचो, अगर ऐसे आप समझो तो क्या होगा। अगर मैं कह दूं कि भूखा आदमी है, तो वैसे तो पूरा हिंदुस्तान का पूरा वर्ल्ड ही भूखा आपको मिल जाएगा। सोच के देखिए, 140 150 करोड़ की आबादी है देश में, कम से कम 60 70 करोड़ लोग होंगे एक साथ एक लाइन में भूखे लोग खड़े हो जाएंगे, तब तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो मैं 70 करोड़ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अकेले, ये भी पॉसिबल है। या 70 करोड़ आ जाएंगे कटोरे लेके, अरे भैया मेरे को दो, मेरे को दो, मेरे को दो। उसमें इन्होंने फिर एक बात कही कि नहीं तुम भूखे हो ठीक है, लेकिन क्या अब तुम भूखे किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के एक्ट की वजह से हो, ट्रांजेक्शन, मतलब भूखा रखने वाला व्यक्ति कौन है, किसके वजह से तुम भूखे हो, किसने तुम्हारा खाना छीन लिया। यदि तुम्हारा खाना छीनने वाला पर्सन एक ही है, मतलब मेरा खाना किसी एक्स नाम के पर्सन ने छीन लिया, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, ठीक। यहाँ मान लीजिए ये एक्स है और मैं यहाँ पर प्लेंटिव हूँ, क्या है भाई, ये एक्स है और ये यहाँ पे पी प्लेंटिव हूँ। तो एक्स नाम के पर्सन ने मेरा खाना छीन लिया है, ठीक। तो अगर एक्स नाम के पर्सन ने मेरा खाना छीन लिया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स के खिलाफ केस फाइल कर रहा हूँ कि भाई तुमने मेरा खाना छीन लिया, तो मैं यहाँ प्लेंटिव हो गया। अगर एक्स ने यहाँ क्यू नाम के पर्सन का भी अगर खाना छीन लिया है मान लो, तो क्यू भी क्या हो गया, प्लेंटिव हो सकता है। अगर इसी एक्स ने आर का भी खाना छीन लिया है, इसी एक्स ने एस का भी खाना छीन लिया है, इसी एक्स ने टी का भी खाना छीन लिया है, इसी ने वाई का भी छीन लिया है, इसी ने जेड का, तो ये सब के सब ज्वाइंटर ऑफ प्लेंटिव के तहत प्लेंटिव के तौर पर ज्वाइन हो सकते हैं। अगर एक पर्सन या एक से अधिक पर्सन, यानी ये एक्स हो सकता है, जेड हो सकता है, यहाँ पर कोई और भी मतलब ए बी सी हो सकता है, ए बी सी प्लस जेड, तो एक व्यक्ति जिसने ऐसा किया मेरे साथ, या एक से अधिक व्यक्ति जिसने भी मेरे साथ ऐसा किया, सो द राइट टू रिलीफ ए लिस्ट टू एग्जिस्ट इन ईच प्लेंटिफ अराइजेज आउट ऑफ द सेम एक्ट। तो मेरे साथ जैसा हुआ है वैसा दूसरे के साथ होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने मेरा खाना छीना है, उसी व्यक्ति ने उसका भी खाना छीना होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने उसका घर लूटा है, जैसे अब बुलडोजर एक्शन चल रहा है, सिंपल, तो मान लीजिए कि कानपुर नगर निगम है, गाजियाबाद नगर निगम है, या नोएडा प्राधिकार है, कोई भी है, तो अगर नोएडा प्राधिकार, गाजियाबाद या बिहार, कोई भी XYZ कोई भी अधिकरण है, DDA है, कोई भी XYZ, अगर उसने एक घर को तोड़ा अतिक्रमण के नाम पर, इंक्रोचमेंट के नाम पर, वैसे ही दूसरे घर को भी तोड़ दिया, बोले तुम्हारा भी घर अतिक्रमण में, तीसरा को तोड़ा, उसको बोले तुम्हारा अतिक्रमण में, चौथे को तोड़ा अतिक्रमण, तो ये चारों एक ही आदमी के सताए हुए हैं, दैट इज DDA। तो यहां पर हम चारों क्या हो जाएंगे, हम प्लेंटिफ बन सकते हैं, हम ज्वाइंडर और प्लेंटिफ में आ सकते हैं, के सब प्लेंटिफ बन सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ सेम एक्ट हुआ है, सेम ट्रांजेक्शन, या तो सेम ट्रांजेक्शन हुआ या तो हमारे साथ सेम एक्ट हुआ है। यानी हमको तकलीफ देने वाला एक ही व्यक्ति है या एक से अधिक हो सकता है, हम सब एक ही के साथ आए हुए हैं, तो प्लेंटिफ हो जाएगा। दूसरी बात, द केस इन सच अ कैरेक्टर, द केस इज ऑफ सच अ कैरेक्टर दैट इफ सच पर्सन बाउट सेपरेट सूट। अब देखिए दूसरा कंडीशन ये कहता है कि यदि, अगर सोचिए कि मेरे को मेरा घर तोड़ दिया DDA ने, आप सोच लीजिए कि आपका घर DDA ने तोड़ दिया, आपके भाई का घर तोड़ दिया, आपके पड़ोसी का घर सब DDA ने तोड़ दिया। अगर आप सब एक सूट फाइल करें अलग अलग, तो आप हैं मान लीजिए यहाँ पर क्या, आप एक्स के सताए हुए हैं, तो आप हैं P, तो मान लीजिए P आपने केस फाइल किया एक्स के खिलाफ, सेम सिचुएशन है, हाँ, एक्स ने आपका घर तोड़ा है अतिक्रमण के नाम, इंक्रोचमेंट के नाम पे, सिमिलरली क्यू का घर तोड़ा है एक्स ने, तो वो भी अतिक्रमण के नाम पे, इंक्रोचमेंट के नाम पे, उसी तरीके से आर का भी घर तोड़ा है इंक्रोचमेंट के नाम पर, उसी तरीके से एस ने का भी घर, एस का भी घर तोड़ा है इंक्रोचमेंट के नाम पे, उसी तरीके से टी का भी घर तोड़ा है इंक्रोचमेंट के नाम पे। अब ये पी क्या करेगा, पी एक अलग से सूट फाइल करे, बोले पी वर्सेस एक्स, उसी तरीके से क्यू एक फाइल करे, क्यू वर्सेस एक्स, उसी तरीके से आर वर्सेस एक्स, उसी तरीके से एस वर्सेस एक्स, उसी तरीके से टी वर्सेस एक्स। तो यहां पर क्या हो रहा है, सब में एक्स कॉमन फैक्टर है और सब की एक ही कहानी। देखिए इसमें जो जिसके खिलाफ केस फाइल हो रहा है वो एक ही आदमी है, ठीक। दूसरी बात, और सबको तकलीफ एक ही तरीके से दी गई है, एक ही ग्राउंड पर दी गई है, वो है इंक्रोचमेंट। सो एजेंसी है एक्स जिसको हम अथॉरिटी बोल रहे हैं, और उसने सबको क्या कहा कि तुमने सबने क्या किया, इंक्रोचमेंट किया, इसलिए हम तुम्हारा सबका घर डाले। तो सबका यहाँ पर क्या है, सबका कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ या कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, यानी कि सबके पास कॉमन क्वेश्चन है, भैया तुमने मेरा घर कैसे गिरा दिया, हमारा घर अतिक्रमण में नहीं आता है, तुमने हमारा घर, बिहार में पटना में एक जगह है राजीव नगर,
पटना में एक बहुत फेमस जगह है राजीव नगर। अब राजीव नगर के बारे में किस्सा ये है कि बिहार में एक एजेंसी है जिसका नाम है बिहार स्टेट हाउसिंग बोर्ड, बिहार राज्य आवास बोर्ड। अब ये जो आवास बोर्ड है ये क्या करती है, सरकारी दर पर सस्ते जमीन खरीदती है, यानी कि सरकारी एजेंसी है तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ना तो लॉस होना चाहिए ना तो ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। उस बेसिस पर ये प्लॉट जमीन खरीदते हैं और जमीन खरीद खरीद के जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको ये प्रोवाइड करते हैं। अब ये क्या हुआ कि भाई जो बिहार सरकार का जो एजेंसी है हाउसिंग बोर्ड, बिहार राज्य आवास बोर्ड, उसने राजीव नगर के पास बहुत सारी ज़मीनें खरीदी। अब जमीन तो खरीद लिया, तो जो ब्रोकर्स होते हैं, दलाल होते हैं, रियल एस्टेट एजेंट होते हैं, वो किसी के होते नहीं भैया सगे। ऐसा कहावत है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये जो कहावत है उसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ। पुलिस वाले ये किसी के भी नहीं होते। आपने देखा होगा बहुत सारी पुरानी मूवीज में पुलिस वाले जब ड्यूटी की बात करते हैं, वर्दी की बात करते हैं, तो अपने बाप को भी जेल में ठूंस देंगे, भाई वर्दी की कसम मैं तुमको ठूंस दूंगा, वो चीज़ होता है, ठीक है। तो खैर, तो हुआ क्या कि बिहार राज्य आवास बोर्ड की जमीन है, हाउसिंग बोर्ड की जमीन है, उस पर क्या किया रियल एस्टेट एजेंट्स ने, दलालों ने उस जमीन को बेचना शुरू कर दिया। अब उसका कुछ नहीं दे रहे हैं आपको, मतलब कुछ नहीं, उस पर जबरदस्ती एक तरीके से उन्होंने कब्जा कर रखा है, भैया ये जमीन है। अब उसमें किसका रोल है, जो सो कॉल्ड आवास बोर्ड के कोई कर्मचारी रहा होगा, उसकी मिली भगत होगी। बिना, देखिए बिना आग लगे धुआं नहीं उठता है, तो उनकी कहीं मिली भगत होगी, तो उनके मिली भगत से, अधिकारियों के मिली भगत जिसको हम कहते हैं अधिकारी, उनकी मिली भगत से वो ऐसा कर रहे होंगे, चौड़ा हो रहे होंगे। अब उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा लैंड का टुकड़ा पकड़ लिया, उसको बेच दिया, तो उसकी रजिस्ट्री फजिस्ट्री कुछ नहीं होगी, लेकिन सस्ते में जमीन मिल गई, फिर वहाँ खड़ा होकर घर बनवा दिया, एक घर बन गया, उसी तरीके से दो घर बन गए, उस तरीके से तीन घर बन गया, उसी तरीके वहाँ पर पूरा मोहल्ला बसा दिया, पूरा गांव एक तरीके से बसा दिया, शहर बसा दिया। उसमें कौन नहीं है, उसमें जज साहब हैं, उसमें पुलिस वाले हैं, उसमें वकील साहब हैं, उसमें डॉक्टर्स हैं, आम आदमी है, मंत्री संतरी के लोग भी हैं, बहुत से लोग हैं। बीच में कुछ घर गिराए भी गए थे बुलडोजर से, कुछ लोगों का घर गिराया भी गया, तुरंत फिर सुप्रीम कोर्ट का एक्शन आ गया। तो अब यहां पर क्या है, सब एक ही आदमी के सताए हुए हैं, बिहार राज्य आवास बोर्ड। यह सब नगर निगम के सताए हुए हैं, नगर निगम जाके तोड़ रही है सरकार, पटना नगर निगम। तो जब अगर एक एक केस अगर फाइल करे तो भाई केस का तो अंबार लग जाएगा। तो यहां पर कहते हैं कि नहीं, सबको एक ही में प्लेंटिव बना दो, सबका सबका एक ही तकलीफ है, सबका कॉमन क्वेश्चन है, सबका एक ही प्रॉब्लम है, तो सब मिलके एक ही केस फाइल करो और सब उसमें प्लेंटिव बन जाओ, ठीक है। ये ही यहां पर फंडा है। तो समझ जाइए दो कंडीशन होते हैं, अगर एक ही आदमी के सताए हुए हैं तब ठीक है, और सबको एक ही तरह का प्रॉब्लम है, एक ही ग्राउंड पर आ रहे हैं, सबके सब सबके पास कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ या कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, प्लेंटिव के तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं, समान विचारधारा के लोग पॉलिटिकल लैंग्वेज में, ठीक। देखिए अब यहां पर एक छोटी सी बात समझिए, अभी जो मैंने बताया उसका आंसर यहां पर दिया है, प्राइमरी ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट, प्राइमरी ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया भाई क्यों हम ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिव को ऑप्शन दे रहे हैं। तो यहां पर साफ साफ लिखा है मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग। भैया एक ही केस को, एक ही पार्टी वाले मैटर को, सेम ही मैटर को अलग अलग सुनते रहेंगे तो जैसे आप तो परेशान होंगे, कितने सूट नंबर पड़ेंगे सर, कितने सूट नंबर पड़ेंगे, कितने केसेज पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट को रोकना है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स को रोकना है, अननेसेसरी कोर्ट का जो खर्चा होता है उसको भी रोकना है। भाई सरकार को खर्चा भी तो देखना है, जुडिशरी को भी तो खर्चा देखना है। सो अननेसेसरी एक्सपेंस उसको खत्म कर दीजिए, मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स है उसको खत्म, ये तो दो चीजों को खत्म करना मेन पर्पस था। और इसीलिए प्लेंटिफ को ज्वाइंडर यानी ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिफ्स का प्रोविजन ऑर्डर 1 और रूल 1 में दे दिया गया। क्लियर। आप उसी का यहाँ देखिए एग्जाम्पल्स है, ए इंटर्स इनटू एन अग्रीमेंट। अब इसको आप पढ़ लेना, मैंने आपको सिंपल बताया है, इसमें कुछ करना नहीं, सेम कहानी है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। दूसरा आइए, अब हम बात करते हैं ज्वाइंडर ऑफ डिफेंडेंट्स की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म ज्वाइंडर ऑफ डिफेंडेंट्स। अब डिफेंडेंट तो आपको मैंने पहले बता दिया, तो डिफेंडेंट जैसे मैंने आपको बताया कि किसकी जमीन कब्जा की गई, किसका लैंड था, बिहार राज्य आवास बोर्ड यानी कि हाउसिंग बोर्ड का ये जमीन थी। ओके, तो हाउसिंग बोर्ड ने एप्लीकेशन दिया भैया सरकार को, सरकार कौन, डीएम साहब, डीएम साहब कौन, कि सर हमारा ये ज़मीन है, हमारे ज़मीन पे कब्जा कर ले। जैसे आप एक आम आदमी एप्लीकेशन देता है वैसे हाउसिंग बोर्ड दे रहा है कि हमारे ज़मीन पे कब्जा हो गया है, हमको इस कब्जे को मुक्त, इस ज़मीन को कब्जे से मुक्त कराना है, हमें क्या चाहिए, पुलिस बल चाहिए, और हमें सब घर को क्या करना है, डिमोलिश करना है, सबका घर तोड़ना है, तब हमारा हमारे ज़मीन पे कब्जा होगा। वहाँ लोग
आतंक कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं, जो अगर जाएगा हाउसिंग बोर्ड का ऑफिसर तो भाई डिफेंडेंट कौन? एक डिफेंडेंट तो हो गया हमारा हाउसिंग बोर्ड, जिसका जमीन पे कब्जा हुआ, वो एक आदमी हो गया, एक पार्टी हो गया। अगर आपका जमीन है, आपका मकान है, आपका मकान तोड़ा जा रहा है तो सो नाउ एक तो हो गया डिफेंडेंट हाउसिंग बोर्ड। उसके अलावा जो उसके साथ बुलडोजर एक्शन करेगा, सो कॉल्ड नगर निगम या जो कॉल्ड सरकार, बिहार सरकार, ये सो भी एक्स वाई जेड वो। तो यहाँ पर उसी को कह रहा है कि डिफेंडेंट को कब ज्वाइन किया जाता है। तो डिफेंडेंट को ज्वाइन करने का भी दो ही कंडीशन है सेम। जैसे प्लेंटिफ को ज्वाइन करने का दो कंडीशन था कि अगर सेम ही आदमी से तकलीफ हुई है, तुम्हारा कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ है, कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट सब में अराइज हो रहा है, तो प्लेंटिफ ज्वाइन। तो उसी तरीके से दो क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, द राइट टू रिलीफ एलिज टू एग्जिस्ट अगेंस्ट देम अराइजेज आउट ऑफ द सेम एक्ट और सेम ट्रांजेक्शन, सेम चीज कॉपी पेस्ट है। तो भाई यहाँ पर भी आपको क्या देखना है, हम कब डिफेंडेंट को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइंडर ऑफ डिफेंडेंट्स कब होगा। डिफेंडेंट का ज्वाइंडर तब होगा जब हमारा क्या बन जाएगा, डिफेंडेंट का ज्वाइंडर तब होगा जब हम एक ही डिफेंडेंट के सताए हुए होंगे, एक ही ट्रांजैक्शन से सताए हुए होंगे, एक ही एक्ट से सताए हुए होंगे। तो सबको कहा कि सर ये सब अतिक्रमण वाला है, सबको, सब जितने भी प्लॉट्स और मकान बने हुए हैं, चाहे वो 1,000 स्क्वायर फीट का हो, 2,000 स्क्वायर फीट का हो, 4,000 स्क्वायर फीट का हो, 1 कट्ठे का हो, 2 कट्ठे का हो, 5 कट्ठे का हो, 50 कट्ठे का हो, सब पर क्या है इंक्रोचमेंट, सब पर क्या है अतिक्रमण। तो डिफेंडेंट एक, तो एक ही पर्सन क्या हो रही है डिफेंडेंट, एक ही व्यक्ति हो सकता है डिफेंडेंट, एक ही ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है डिफेंडेंट, सेम एक्ट और सेम ट्रांजेक्शन। दूसरी बात जो दूसरा कंडीशन है वो क्या है, यदि यहां पर हम सेपरेट सूट लाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, कौन क्वेश्चन ऑफ लॉ और कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट राइज हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ग्राउंड क्या है, सबका एक ही है। तो यहां पर भी क्या लग गया हमारा, सीधे तौर पर ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिफ। तो ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिफ और ज्वाइंडर ऑफ डिफेंडेंट, पहला है ऑर्डर 1 रूल 1, ऑर्डर 1 रूल 3, 1 3। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ऐसे कर लेंगे हम लोग, ऑर्डर 1, ठीक, रूल 1 और रूल 3। सो रूल 1 ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिफ और यहाँ पर ज्वाइंडर ऑफ डिफेंडेंट्स। ओके, अब उसी का एग्जांपल यहाँ पर दिया है इलस्ट्रेशन में, ठीक है, सेम कहानी आप एक बार पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब आइए आगे, देखिए क्या लिखता है। अब प्रोविजन समझिए, ये थोड़ा ब्रॉड माइंड रखिए, मैं जो आपको बता रहा हूँ सिंपलेस्ट वे में बता रहा हूँ, इससे सिंपल हो सकता है आपके पास तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है। अब आगे कहते हैं कि भाई इसी में प्रोविजन कहता है कि प्लेंटिफ चाहे तो एक सूट में, प्लेंटिफ में ज्वाइन इन वन सूट, एक सूट में, ऑल और एनी ऑफ द पर्सन सेवरली और ज्वाइंटली एंड सेवरली लाइबल ऑन एनी कॉन्ट्रैक्ट। नाउ द पॉइंट हियर इज कि भाई जितने प्लेंटिफ है वो एक ही सूट में सारे के सारे आ सकते हैं, या उनमें से कुछ पर्सन कह सकते हैं कि हम इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। सो दैट इज व्हाट इज ज्वाइंटली ऑल सेवरली, ज्वाइंटली ऑल सेवरली, वो यहां पर ऑप्शन दिया गया है। नाउ जहां पर कोर्ट को ये लगता है, वेर इट अपीयर्स टू द कोर्ट that any joinder of plaintiffs and any joinder of defendants may embarrass or may delay the trial of the suit, तो कोर्ट क्या आदेश दे सकती है कि चलो भैया ट्रायल को हम सेपरेट, ध्यान से सुनिएगा, आपको प्रॉब्लम पूछा जाएगा। आप सिविल जज हैं, अगर आपको पता चल गया कि किसी पर्टिकुलर प्लेंटिफ के ज्वाइंडर होने से, ज्वाइंट होने से ट्रायल में डिले होगा, कोर्ट के लिए एम्बैरेसमेंट वाला सिचुएशन हो जाएगा, तो वैसे सिचुएशन में रेमेडी क्या है। तो बहुत से लोग क्या कहेंगे सर कि प्लेंटिव को उसमें से, जो प्लेंटिव जुड़ा हुआ है उसको निकाल देंगे, जो डिफेंडेंट जुड़ा हुआ है उसको हटा देंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, इट मे पास एन ऑर्डर फॉर सेपरेट ट्रायल, तो अपने को क्या करना है, सेपरेट ट्रायल कर देना है, ट्रायल को सेपरेट करना है, ना कि प्लेंटिव और डिफेंडेंट को हटा देना है। सो ट्रायल को सेपरेट करना, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, सी बहुत क्लियर है। देखिए ये कहाँ मिलता है, ऑर्डर 1 रूल 2, ऑर्डर 1 रूल 2 क्या लिखा है,
where it appears to the court that any joinder of plaintiffs may embarrass or delay the trial of the suit. बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट. व्हाट इज द रेमेडी? अरे भैया, अगर आपने ज्वाइन कर लिया किसी व्यक्ति को, प्लेंटिफ को, ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिफ्स के तहत, अब पता चल रहा है बाद में कि उस व्यक्ति के ज्वाइन करने से ट्रायल डिले हो जाएगा, कोर्ट को बहुत एम्बैरेसमेंट हो जाएगा, तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट के पास रेमेडी क्या, कोर्ट क्या करेगी? तो यहाँ पर कहते हैं एकदम साफ साफ कि कोर्ट को चाहिए कि वो ट्रायल को सेपरेट कर दे, या कोई भी ऐसा ऑर्डर पास कर सकती है जो उसको उचित लगे. द कोर्ट में पुट द प्लेंटिफ्स टू द इलेक्शन और और ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स. ठीक है, या ऐसा ऑर्डर कोई पास कर सकती है जो उनको सही लगता हो. अब आते हैं, ये जो मामला आया वो है ऑर्डर 1 रूल 2. ऑर्डर 1 रूल 2. नाउ कम टू द नेक्स्ट. देखिए, अब बात करेंगे हम लोग नेसेसरी पार्टीज एंड प्रॉपर पार्टीज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म नेसेसरी पार्टी और प्रॉपर पार्टी? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. नेसेसरी पार्टी किसको कहते हैं, प्रॉपर पार्टी किसको कहते हैं, इसको समझिए अच्छे से. देखिए, नेसेसरी, नेसेसरी का मतलब क्या होता है? जिसके बिना आपका चल ही नहीं सकता. जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, खाना बनाते हैं तो सब्जी, वेज नॉन वेज जो भी आप खाते हो वट एवर, अगर आप उसमें सब कुछ डाल दें, सारा मसाला डाल दें, तेल डाल दें, प्याज डाल दें, लहसुन डाल दें, थोड़ा बहुत, मुझे अच्छा खाना तो नहीं आता बट खाना बनाना आता है. अच्छा क्या है पता नहीं, मैं आई एम हैप्पी कि मेरे को आता है. मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ, अगर मटेरियल दे दिया गया तो आई कैन कुक. आई एम नॉट ए गुड कुक लाइक संजीव कपूर बट आई कैन कुक. ओके, सो नाउ द पॉइंट हियर इज कि भाई, जो मोस्ट एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, मोस्ट एसेंशियल इंग्रेडिएंट, आपने उसी को गायब कर दिया. सब कुछ दे दिया आपने, सब्जी को बहुत अच्छे से तेल में फ्राई कर लिया, मसाला डाल दिए, पेस्ट डाल दिया, ग्रेवी बनाई, सब कुछ किया, लेकिन आपने क्या नहीं डाला? सॉल्ट, नमक. आप देख लेना खा के, आपको कभी भी वो अच्छा नहीं लगेगा. या आपने बहुत ज्यादा नमक डाल दिया तो भी वो सब्जी बेकार, टेस्टलेस, खा ही नहीं सकते आप. तो क्या है नेसेसिटी, नेसेसरी पार्टी? तो नेसेसरी पार्टी वो पार्टी होती है जिसका प्रेजेंस हमको हर हालत में चाहिए. मतलब जज साहब कहते हैं कि देखो भाई, इस आदमी के बिना हम केस का डिस्पोजल कर ही नहीं सकते. सो नेसेसरी पार्टी इज वन हुज प्रेजेंस इज इंडिस्पेंसेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सूट. सूट का गठन है, ये संविधान नहीं है, गठन होता है. ठीक. सो टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सूट against whom the relief is sought and without whom no effective order can be passed. तो भैया, जिसके बिना केस एस्टैब्लिश नहीं हो सकता या जिसके बिना कोई इफेक्टिव ऑर्डर पास ही नहीं हो सकता, तो वैसी पार्टी जिसके बिना कोर्ट का कोई सूट एस्टैब्लिश नहीं हो सकता कोर्ट में, या जिसके बिना ऑर्डर पास नहीं हो सकता, उस पार्टी को क्या बोलेंगे? नेसेसरी पार्टी, मोस्ट एसेंशियल पर्सन. ठीक. प्रॉपर पार्टी किसको कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर पार्टी? प्रॉपर पार्टी इज वन जिसके बिना इफेक्टिव ऑर्डर तो पास हम कर सकते हैं. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. एन इफेक्टिव ऑर्डर कैन बी पास्ड बट हुज प्रेजेंस इज नेसेसरी फॉर ए कंप्लीट एंड फाइनल डिसीजन ऑन द क्वेश्चन इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसीडिंग. देखिए, किसी खाने को टेस्टी बनाने के लिए हर चीज चाहिए. कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बिना भी हम लोग खाना खा सकते हैं, भले वो खाना टेस्टी ना लगे. सिंपल बात करते हैं. मान लीजिए आपने सब्जी बनाई, नमक नहीं डाला. नमक डालना एकदम मोस्ट एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, तो वो तो हो गया नेसेसरी पार्टी. लेकिन अगर आपने तेल नहीं डाला सब्जी के अंदर, मान लीजिए कि आप तेल नहीं डालते हैं, समझो बॉयल करके खा रहे हैं, किसी बीमारी की वजह से या किसी और रीजन की वजह से आपके पास तेल नहीं है, इसकी वजह से तो ऑयल डालना आप भूल गए तो चलेगा, यू कैन इट. हो सकता है कि आप बीमार हो तो डॉक्टर ने कहा देखो भाई उबली सब्जी खाना. आपने सब्जी में मसाले नहीं डाले, स्पाइसी नहीं डाला, स्पाइसेस नहीं डाला, तो भी चल जाएगा. यानी बिना तेल का भी आप खाना खा सकते हैं सब्जी बना के, बिना मसाले का भी आप खा सकते हैं सब्जी.
आप खा सकते हैं, मजबूरी हो सकती है, जरूरत हो सकती है, वॉट एवर, लेकिन बिना नमक के नहीं खा सकते। तो वो जो सिचुएशन है, तो जो नमक वाली बात है वो है नेसेसरी पार्टी। जो बिना तेल और मसाले के आप खाना खा रहे हैं वो है प्रॉपर पार्टी। भाई उसके बिना भी हम खा सकते हैं, बट ठीक है चलो टेस्टलेस रहेगा, थोड़ा टेस्ट नहीं लगेगा शुरू शुरू। सो प्रॉपर पार्टी इज वन जिसके बिना कोर्ट जो है ऑर्डर जजमेंट डिक्री पास कर सकती है, इफेक्टिव ऑर्डर पास कर सकती है। लेकिन अगर वो प्रेजेंट हो जाए तो कंप्लीट एंड फाइनल डिसीजन क्या हो सकता है, दिया जा सकता है मैटर पर। अगर तेल और मसाले रहेंगे तो वही खाना इतना टेस्टी लगेगा कि बाहरी आदमी को भी आप सर्व कर सकते हैं, खिला सकते हैं। कितना सिंपल है आपके लिए। तो अभी तक हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, ऑर्डर वन। ऑर्डर वन में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, पार्टीज टू सूट में ऑर्डर वन रूल वन, ऑर्डर वन रूल थ्री, ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिफ प्लेंटिव्स ऑर्डर वन रूल वन, ज्वाइंडर ऑफ डिफेंडेंट्स ऑर्डर वन रूल थ्री। उसके अलावा सेपरेट ट्रायल करना ऑर्डर वन रूल टू। ओके। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर पार्टी और नेसेसरी पार्टी, दोनों का बहुत सिंपल मीनिंग बता दिया। नाउ अब देखिए उसका उसी जो मैंने बात बताई उसी को देखिए सिंपल लैंग्वेज में दे दिया है। इन एब्सेंस ऑफ ए नेसेसरी पार्टी नो डिक्री कैन बी पास्ड। थोड़ा टेक्निकल, मैंने नमक हल्दी तो बता दिया लेकिन इसको थोड़ा टेक्निकल रखते हैं। इन एब्सेंस ऑफ ए नेसेसरी पार्टी नो डिक्री कैन बी पास्ड। अगर भाई नेसेसरी पार्टी नहीं है तो कोई डिक्री पास नहीं की जा सकती है। लेकिन अगर प्रॉपर पार्टी नहीं है, डिक्री कैन बी पास्ड, बट सो फार एज इट रिलेट्स टू द पार्टीज बिफोर द कोर्ट। उसका अगर मतलब पार्टी चलिए ठीक है नहीं है या वो पर्सन नहीं है तो उसके बिना डिक्री पास की जा सकती है। लेकिन अगर हम बात करें कंप्लीट एडजुडिकेशन की, इफेक्चुअल इफेक्टिव एडजुडिकेशन की, तो उसके लिए क्या चाहिए, उस पार्टी का होना जरूरी, तो उसको हम कहते हैं प्रॉपर पार्टी। सो हिज प्रेजेंस हाउएवर इनेबल्स द कोर्ट टू एडजुडिकेट मोर इफेक्चुअली एंड कंप्लीटली। सो दिस इज द एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल एज फार एज पार्टीशन इज कंसर्न। तो आप लिख सकते हैं पार्टीशन का मामला, ठीक है। ऑल शेयर्स आर नेसेसरी पार्टीज, वो सब तो शेयरर्स आर नेसेसरी पार्टीज। ओके। सो एग्जांपल में आप पार्टीशन सूट यहाँ पर डाल सकते हैं। जब आप इसको पढ़ेंगे एग्जाम्पल को तो चुटकियों में समझ में आएगा। देखिए पार्टीशन का मामला में क्या होता है, एक पिता के चार लड़के हैं। आपने रामायण में एक लाइन सुनी होगी, मैं तो रामायण नहीं पढ़ता हूँ ज़्यादा, ना तो कोई भी धार्मिक ग्रंथ में नहीं पढ़वाता हूँ। मुझे मेरा पर्सनल चॉइस है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मत पढ़ो, नहीं पढ़ना चाहिए, बट मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, ठीक है। मैं उतने बड़ा आस्तिक आदमी नहीं हूँ, मैं नास्तिक ही आदमी हूँ, ठीक है। नाउ इन सूट फॉर पार्टीशन, तो चलिए पार्टीशन का मामला ले लिया। तो रामायण में लाइन है ना, एक पिता के विपुल कुमार पृथक पृथक गुणशील अपार, सुना है कहीं से। तो एक पिता के चार बच्चे थे और चारों यानी कि कौन, रामायण में दशरथ के चार बेटे थे और चारों के चार अलग अलग उनके नेचर थे, कैरेक्टर थे। अब लेकिन चार बच्चे हैं तो चारों को क्या मिलना चाहिए, हिस्सा मिलना चाहिए बराबर का। देयर इज ए सूट फॉर पार्टीशन, ऑल शेयरर्स आर नेसेसरी पार्टीज। भाई चार बेटे हैं तो चारों को चार हिस्सा दीजिएगा तो सब नेसेसरी पार्टी है। क्लियर। नाउ अब यहाँ पर चार अगर पर्सन है उसमें से कोई एक पर्सन भी नहीं आएगा तो ठीक है, अगर कोई सरेंडर कर दे, रिलिंग्विश कर दे, वो अलग कहानी है, लेकिन चारों के चारों क्या कहलाएंगे, नेसेसरी पार्टी। उसी तरीके से एक दूसरा एग्जाम्पल दिया गया, जहाँ पर ऑक्शन होता है, नीलामी होती है प्रॉपर्टी की, यानी जहाँ पर प्रॉपर्टी की ऑक्शन या नीलामी हो रही है वहाँ पर जो खरीदार है, अगर खरीदार ही ना हो, परचेजर ऑफ द प्रॉपर्टी ही नहीं हो पब्लिक ऑक्शन में, तब तो फिर आगे काम ही नहीं बढ़ेगा, ऑक्शन का प्रक्रिया पूरा होगा, द आंसर इज नो। तो जो परचेजर ऑफ द प्रॉपर्टी है वो रहना जरूरी है, तो वो भी क्या हो जाएगा, नेसेसरी पार्टी। ओके। नाउ ये सब तो एग्जाम्पल्स है, इसको पढ़ लीजिएगा, उसको कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी, देखिए रूल 8 ऑफ ऑर्डर वन, यानी ऑर्डर वन रूल 8 क्या निकाल के दे रहा है। ऑर्डर वन रूल 8 कहता है, या ऑर्डर वन रूल 8 उन सारे सूट्स के ऊपर अप्लाई होता है जहां पर ये बातें सफिशिएंट हो कि इफ सम ऑफ देम आर ज्वाइंट एज प्लेंटिफ और डिफेंडेंट्स एज द केस में बी, ऑर्डर वन रूल 8।
कुछ लोग जो हैं प्लेंटिफ के तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं, या कुछ लोग जो हैं डिपेंडेंट के तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं एज द केस में। यानी जो प्लेंटिफ में आना चाहे प्लेंटिफ की कैटेगरी में आ जाओ, प्लेंटिफ के झंडे के नीचे आ जाओ, जो डिफेंडेंट में आना चाहते हो डिफेंडेंट के झंडे के नीचे चल जाओ। अब बात करते हैं मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर, ये हम लोगों का लास्ट टॉपिक रहेगा आज के लिए। उसके बाद आप लोग कल हम लोग डिस्कस करेंगे नया टॉपिक, ठीक है। फटाफट इसको चलते जल्दी समझते हैं, मेरे को आप लोगों को कॉन्सेप्ट देना है इसीलिए थोड़ा आराम आराम से बता रहा हूँ विथ एग्जाम्पल्स। नाउ सी, नॉन ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज, व्हाट इज दिस? कुछ नहीं है, ऑर्डर 1 का कॉन्सेप्ट है, उसी में ऑर्डर 1 रूल 9, ऑर्डर 1 रूल 9, नॉन ज्वाइंडर। देखिए साफ साफ लिखा है, कहता है कि कोई एक पर्सन, वेयर ए पर्सन हु इज ए नेसेसरी और ए प्रॉपर पार्टी टू सूट। भाई नेसेसरी पार्टी है या प्रॉपर पार्टी है? हैज नॉट बीन ज्वाइंट, आपने नेसेसरी पार्टी को या प्रॉपर पार्टी को ज्वाइंट नहीं किया है, जोड़ा नहीं है, तो इसको कहते हैं नॉन ज्वाइंटर। मतलब जिसके बिना काम ही नहीं हो सकता, जिसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, उसको आप जोड़ ही नहीं रहे हो, उसको क्या कहेंगे? नॉन ज्वाइंटर। चाहे इसमें प्रॉपर पार्टी हो चाहे वो नेसेसरी पार्टी हो। ठीक इसका उल्टा कन्वर्सली, यदि दो या दो से अधिक पर्सन्स या तो प्लेंटिफ की हैसियत से जुड़े, प्लेंटिफ की तरीके से, या डिफेंडेंट की हैसियत से जुड़े इन वन सूट, इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ ऑर्डर 1 रूल 1, इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ ऑर्डर 1 रूल 3, मतलब ज्वाइंडर ऑफ जो प्लेंटिफ है, ज्वाइंडर ऑफ डिफेंडेंट है, उसके नियमों के अगेंस्ट जाके अगर आते हैं तो दे आर नीदर नेसेसरी पार्टी, ना ही वो प्रॉपर पार्टी। तो अगर उन नियमों का सीधा उल्लंघन हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? मिस ज्वाइंडर ऑफ पार्टी। उस कंडीशन को हम कहते हैं मिस ज्वाइंडर ऑफ पार्टी। देखिए कुछ केसेज हैं, टीएन पब्लिक, तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन एंड एबी नटराजन, 2014 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का डिसाइडेड है, साफ साफ कहते हैं ए सूट कैन नॉट बी डिसमिस्ड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज। यानी किसी भी सूट को, सुप्रीम कोर्ट का ये डायरेक्शन है कि आप सिर्फ इस ग्राउंड पर डिसमिस नहीं करते, कि ग्राउंड डिसमिस करने के 50 ग्राउंड है, लेकिन आप सिर्फ इस ग्राउंड पर डिसमिस नहीं कर सकते कि भैया इस सूट में नॉन ज्वाइंडर है, इस सूट में मिस ज्वाइंडर है। अगर आप नॉन ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर के आधार पर करते हैं तो ये गलत हो जाएगा, आप सिर्फ इस आधार पर नहीं कर सकते। नंबर 2, नंबर नेक्स्ट केस लॉ, रंजन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 2014 का भी ये भी मैटर है। इस केस में बहुत साफ साफ कहा कि यदि कोई पर्सन है और उस पर्सन पर कोर्ट के द्वारा दिए हुए डिक्री का अफेक्ट पड़ता है और उस पर्सन को हमने पार्टी के हैसियत से ज्वाइन नहीं किया है, ना तो सूट में ना तो अपील में, द सूट और अपील इज लाइबल टू बी डिसमिस्ड ऑन दैट ग्राउंड अलोन। भाई जिसके बिना, यानी सॉरी, जिस पार्टी को हम ऐड नहीं कर रहे हैं उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, तो जिसके ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा है डिक्री का, ऑर्डर का, जजमेंट का, उस व्यक्ति को ऐड नहीं किया तो आप क्या कर सकते हैं? उस सूट को, उस अपील को डिसमिस कर सकते हैं, सिर्फ इस ग्राउंड के आधार पर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, बी प्रभाकर राव वर्सेस आंध्र प्रदेश, क्या लिखते हैं? ऑल द अफेक्टेड पर्सन्स हैड नॉट बीन ज्वाइंड एज पार्टीज टू द पिटीशन। भाई जितने भी लोग अफेक्टेड पर्सन्स थे कोर्ट के आदेश से, कोर्ट के डिक्री के आदेश से, उनको ज्वाइंट नहीं किया गया था एज ए पार्टी टू द पिटीशन। ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन हु वर नॉट ज्वाइंट एज पार्टी, भाई मेरा उसमें हित है, इंटरेस्ट का मतलब रुचि नहीं होता, हित होता है, मेरा उसमें हित है। सो इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन हु वर नॉट ज्वाइंट एज पार्टी, वो व्यक्ति जिसका हित था और उसको तुमने पार्टी के तौर पर नहीं जोड़ा, the petition was not liable to be dismissed on that ground alone.
यहाँ पर साफ साफ कहते हैं were identical with those persons who were before the court and were sufficiently and well represented, the petition was not liable to be dismissed on that ground. ओके, अब देखिए नॉन ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज पर ऑब्जेक्शन की बात करेंगे तो ऑर्डर 1 रूल 13, देखिए बहुत सिंपल है, इसको मैं ब्रेक करके आपको शेयर करूंगा, डोंट वरी। हम लोग पार्टी पार्टी खेल रहे हैं, पार्टी में मिस ज्वाइंडर हो गया, नॉन ज्वाइंडर हो गया, ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिफ, ज्वाइंडर ऑफ डिफेंडेंट हो गया, ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्या लिखते हैं, ऑल ऑब्जेक्शंस ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन ज्वाइंडर, नॉन ज्वाइंडर के आधार पर, मिस ज्वाइंडर के आधार पर जो भी कुछ ऑब्जेक्शंस लिए गए हैं, दैट मस्ट बी टेकन एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी। भाई अगर आपको नॉन ज्वाइंडर का रेज करना है, अगर आपको मिस ज्वाइंडर और पार्टीज का रेज करना है, तो दैट मस्ट बी एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी करना होगा, अदरवाइज वो बेव्ड माना जाएगा। लेकिन यदि ऑब्जेक्शन एज टू द नॉन ज्वाइंडर ऑफ द नेसेसरी पार्टी हैज बीन टेकन, अगर लिया गया है ऑब्जेक्शन नॉन ज्वाइंडर ऑफ पार्टी का, नेसेसरी पार्टी का, हैज बीन टेकन बाय द डिफेंडेंट एट द अर्लीस्ट स्टेज, अगर ले लिया गया है और प्लेंटिफ ने उसको ऐड करने से मना कर दिया है नेसेसरी पार्टी के तौर पर, तो बाद में उसको अपील में हम रेक्टिफाई करने का मौका नहीं देंगे, तब हम उसको अपील में रेक्टिफाई करने का मौका नहीं देंगे। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, मैंने हालांकि कहा था कि यहाँ पर स्टॉप करते हैं, लेकिन मुझे लगता है और थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे ये पूरा पार्टीज टू सूट है, सूट के पार्टी कौन, मैंने पहले ही बोला सूट का पार्टी कौन हो सकता है, नहीं होगा तो क्या होगा, हो जाएगा तो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, बिना मतलब का हो जाएगा तो क्या, बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें अंदर, इनके अंदर कवर कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोग बात करें स्ट्राइकिंग आउट, एडिंग और सब्सटीट्यूटिंग पार्टीज, सब्सटीट्यूटिंग पार्टी। भाई स्ट्राइक आउट कब कर देंगे, एडिशन कब कर देंगे, सब्सटीट्यूशन कर देंगे, ये सब का प्रोविजन दिया है ऑर्डर 1 रूल 10 में, यानी ऑर्डर 1 रूल 10, ऑर्डर 1 रूल 10, ऑर्डर 1 रूल 10। कहते हैं कि अगर सूट फाइल करने के बाद अगर प्लेंटिफ इस मामले तक पहुंचता है, डिस्कवर करता है कि भैया उसको रेमेडी नहीं मिल सकती है, उसको रेमेडी नहीं मिल सकती है, दैट प्लेंटिफ डिस्कवर्स दैट ही कैन नॉट गेट द रिलीफ, ही कैन नॉट गेट द रिलीफ, ही कैन नॉट गेट द रिलीफ, ही सीक्स विदाउट ज्वाइनिंग सम अदर पर्सन ऑल्सो एज प्लेंटिफ। तो भाई किसी पर्सन को नहीं, जब तक आप प्लेंटिफ के तौर पर ज्वाइन करोगे तब तक आपको रेमेडी नहीं मिले। मैं इसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, एक बहुत बढ़िया शानदार केस आया था। मान लीजिए कोई एक लीज लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, ठीक, सपोज कीजिए कि डीडीए का लीज होल्ड प्रॉपर्टी है। अब डीडीए की लीज होल्ड प्रॉपर्टी मेरे नाम से अलॉट होती है और वो लीज पर ही मुझे मिलती है। जब लीज डीड साइन हुआ, रजिस्टर्ड हुआ, एट दैट टाइम देयर वाज ए क्लियर कट कंडीशन इन द डीड ऑफ लीज डीड। साफ साफ कहा गया कि अगर आप प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं, गिफ्ट करना चाहते हैं, वसीयत करना चाहते हैं, विल कर, वॉट एवर यू वांट, if you want to transfer this leased property then you have to take the prior permission of the authority, DDA। अब एक फ्लैट मैंने परचेज कर लिया और मैं उनसे बिना पूछे, बिना परमिशन लिए मैंने वो फ्लैट मेरी गर्लफ्रेंड को क्या कर दिया, आई हैव गिफ्टेड दैट फ्लैट टू द माई गर्लफ्रेंड। अब मैं, मेरे मरने के बाद अगर मेरी गर्लफ्रेंड अगर उस प्रॉपर्टी को जाके रजिस्टर्ड कराएगी तो वो रजिस्टर्ड नहीं होगा। क्यों, दैट इज द लीज होल्ड प्रॉपर्टी एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस। भैया आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू मेक इट फ्री होल्ड, क्योंकि उसमें कंडीशन था कि जब आप ट्रांसफर करेंगे तो आपको क्या करना होगा, यू हैव टू गिव प्रायर, यू हैव टू टेक प्रायर परमिशन बिफोर ट्रांसफर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। सो यदि प्लेंटिफ इस बात को डिस्कवर करता है कि भैया उसको रिलीफ नहीं मिलेगा, तो अब मैं प्लेंटिफ, मान लीजिए मेरे गुजरने के बाद मेरी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड जा रही है कोर्ट में, जा रही है कोर्ट में, और वो कहती है कि भाई मेरे को क्या चाहिए, मेरे को प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड करानी है। क्यों करानी है, क्योंकि मैंने किसी को, उसने किसी को सेल कर दिया, मैंने गिफ्ट किया मेरी गर्लफ्रेंड को और गर्लफ्रेंड किसी और को सेल कर रही है। तो जो यहाँ पर बायर है,
सीधा सा फंडा। यहाँ देखिए, ये मान लीजिए मैं हूं, मेरी कहानी खत्म हो गई, मेरी गर्लफ्रेंड है, वो सेल कर रही है आगे किसी और को, मेरी लीज्ड प्रॉपर्टी को, एक्स नाम के पर्सन को कर। अब एक्स जा रहा है, चक्कर काट रहा है, तब यहाँ पर लॉ कहता है कि भैया एक्स, तुमको तो कुछ मिला ही नहीं, तुम तो बस गोलगप्पा खाओ, तुम तो गोल हो गए, उल्लू बन गए। क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है, लीज प्रॉपर्टी है, जब तक मेरे से परमिशन नहीं लेगा, किसने लेना चाहिए था? मेरे को, मेरे को। तो जब तक मैंने परमिशन ही नहीं लिया, तब तक ये प्रॉपर्टी तो तुमको मिली ही नहीं, तो ऐसे ही रह गए, जाओ। तो अगर कल को ये एक्स फाइल करेगा सूट, तो उसको क्या करना पड़ेगा? डीडीए को पार्टी बनानी पड़ेगी। क्योंकि जब तक डीडीए का मैटर सॉर्ट आउट नहीं होगा, जब तक डीडीए नहीं आएगी, तब तक क्या सही से कोर्ट का, कि कोर्ट केस का निपटारा कर पाएगी, एडजुडिकेशन कर पाएगी? द आंसर इज नो। So if after the filing of the suit, the plaintiff discovers that he cannot get the relief as he seeks without joining some other person as also as a plaintiff, or where it is found that some other person and not the original plaintiff is entitled to the relief, तो भैया क्या होगा? लेके आओ, ऐड करो, दैट इज द पॉइंट, और कुछ नहीं है। अच्छा, इस रूल के अंदर, सब रूल के अंदर लाने के तीन कंडीशंस बताएं। पहली कंडीशन, द सूट हैज बीन फाइल्ड इन द नेम ऑफ ए रॉन्ग पर्सन एज ए प्लेंटिफ। अगर भाई हटाना है किसी को, तो क्या होना चाहिए? रॉन्ग पर्सन को आपने एज ए प्लेंटिफ ऐड कर दिया, वो मिस्टेक बोनाफाइड होना चाहिए आपकी तरफ से। लास्ट कहता है कि जो सब्सटीट्यूशन या एडिशन होगा प्लेंटिफ का, वो नेसेसरी है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द रियल मैटर इन डिस्प्यूट। तो जो हम सब्सटीट्यूट करेंगे या एडिशन लाएंगे प्लेंटिफ का, दैट इज जरूरी, दैट इज नेसेसरी। किस लिए? डिस्प्यूट का रियल जो सॉरी रियल मैटर को, जो इन डिस्प्यूट है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, डिटरमिन करने के लिए वो जरूरी है। उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्या दे दिया गया है? कुछ इलस्ट्रेशंस। तो जब आप इलस्ट्रेशन पढ़ोगे, तो जो मैंने आपको इलस्ट्रेशन दिया ना, सिंपल एकदम डिट्टो कॉपी पेस्ट हो जाएगा, वो मिल जाएगा। ओके, चलिए, तो आज इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ। अभी हम लोगों ने कवर कर लिया यहाँ तक का पार्ट, ऑर्डर 1 रूल 10 का कुछ पार्ट कवर कर लिया है। उसमें अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे स्ट्राइकिंग आउट और एडिंग पार्टीज। ओके देन।